हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हिंदी मीडियम का हमारा चैप्टर चल रहा था गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने मुक्त पतन के बारे में पढ़ा, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी जो है वो स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है और स्मॉल जी का जो वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, स्मॉल जी का वैल्यू जो अर्थ सरफेस पे कहाँ पे जो है वो मैक्सिमम होता है, कहाँ पे मिनिमम होता है, इन सब के बारे में पढ़ा। आज का जो वीडियो है इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन द्रव्यमान एंड भार, यानी कि आपका जो मास और वेट, यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है, किसी वस्तु का जो भार होता है, उनके बीच में क्या अंतर होता है। और ये दोनों बातें आपस में बहुत ज़्यादा अलग है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या चीज़ है और किसी वस्तु का भार क्या चीज़ है। इस चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान से क्या समझते हैं आप, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। देखिए, कोई भी वस्तु है, वो वस्तु जो है ना जिस पदार्थ से मिलकर बनी है ना, उस पदार्थ की मात्रा जो है ना उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। जैसे अभी देखिए, आपके सामने दो वस्तुएं हैं, इनमें से इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए। दोनों में द्रव्यमान किसका ज़्यादा है? ए का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो जिस पदार्थ से मिलकर बना ना, उस इसके अंदर पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा और इसके अंदर पदार्थ की मात्रा जो है वो बहुत कम है, इसलिए मास इसका क्या होगा? ज़्यादा। यानी कि ये प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का, लेकिन इसको बनाने के अंदर जो कम प्लास्टिक यूज हो, इसको बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज हुआ इसके कंपेरिजन में, तो द्रव्यमान इसका ज़्यादा हो गया। तो द्रव्यमान का मतलब कोई भी वस्तु ले रहे हो, उस वस्तु के अंदर यानी कि उपस्थित पदार्थ की मात्रा, उस वस्तु के अंदर कितने पदार्थ से मिलकर वो वस्तु बनी हुई है। जैसे कितने छोटे छोटे, कोई भी वस्तु छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल कितने यूज हुए उसको बनाने के अंदर, तो जितना उसके अंदर किसी वस्तु के अंदर जो पदार्थ की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, द्रव्यमान उस वस्तु का उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ भार बात करते हैं भार की। भार क्या होता है किसी वस्तु का? देखिए, सभी वस्तुएं एक बल के द्वारा पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। सभी वस्तुएं एक बल के द्वारा पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, लिख लेना, आकर्षित होती है। इस बल को वस्तु का भार कहते हैं। कहने का मतलब जो किसी इस बल को, जो बल होता है ना, इसको वस्तु का भार कहते हैं। कैसे? देखिए, आपको पता है सारी की सारी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं पृथ्वी पर, वो सारी की सारी वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो रही है। पृथ्वी, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं जैसे छोड़ता हूँ, नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, नीचे की तरफ गति करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से इस पे बल लग रहा है नीचे की तरफ, जिसके कारण ये नीचे की ओर गति कर रहा है स्टूडेंट। तो ये जो नीचे की ओर गति कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है। और वो बल अगर हमें पता लग जाए कि इस पे कितना बल लग रहा है, इस वस्तु पे कितना बल लग रहा है नीचे की ओर, वो बल अगर पता लग जाए ना, तो उस बल को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? भार नाम दे रहे हैं। किसी वस्तु का भार जो है ना वो क्या है? ये पृथ्वी जो है वो कितने बल से उस वस्तु को नीचे की ओर खींच रही है, उस बल को हम भार कहते हैं। स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? ये भार जो है ना वो एक तरह का बल है। जैसे भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है ना, तो इसका बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, वैसे ही भार का भी ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। क्यों? क्योंकि भार क्या है? बल है। कौन सा बल? जो पृथ्वी लगा रही है सभी वस्तुओं पर नीचे की ओर, वो बल जो है ना उस वस्तु का क्या कहलाता है? भार कहलाता है। यानी सभी वस्तुओं पर पृथ्वी जो है अपना बल लगा रही है, आकर्षण बल सभी वस्तुओं पर अलग अलग लगा रही है। जिस वस्तु पे जितना आकर्षण बल लगा रही है, जितना बल लगा रही है ना, वो बल उस वस्तु का भार है। स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो वस्तु का भार क्या? एक तरह का बल है जो पृथ्वी लगा रही है उस वस्तु पे। दूसरा, द्रव्यमान को ना स्मॉल m से छोटे m से प्रदर्शित करते हैं, जबकि आपका जो भार होता है इसको w से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा, द्रव्यमान का जो SI मात्रक होता है ना, द्रव्यमान को मापते किसमें? किलोग्राम में मापते। इसका SI मात्रक किलोग्राम होता है, kg भी लिख सकते हैं। जबकि भार का SI मात्रक क्या होता है? भार एक बल है, बल का न्यूटन होता है, तो भार का SI मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन होगा। कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो भार का SI मात्रक न्यूटन हो गया। इसके बाद द्रव्यमान जो है ना वो एक अदिश राशि है स्टूडेंट, जबकि भार जो है एक सदिश राशि है। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, अदिश राशि कौन सी होती है? जिस राशि के पास आपका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, यानी कि जिसके पास दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, ठीक है? तो वो तो हो गया अदिश। सॉरी ध्यान से देखिए, दोबारा से गड़बड़ कर रहे हैं हम। भार जो है ना वो एक सदिश राशि है। स का मतलब 7, यानी कि जिसके पास परिमाण प्लस दिशा है, दोनों लिख देते हैं। देखिए, जिसके पास क्या है? परिमाण प्लस
दिशा दोनों हैं। देखिए भार, किसी वस्तु पर भार लगता है तो हम कहते हैं ना 5 न्यूटन बल लग रहा है, 10 न्यूटन बल लग रहा है, इस तरह से कहेंगे। तो आप बता रहे हो ना कि 10 न्यूटन, इस तरह से लिख रहे हो 10 न्यूटन बल लग रहा है किसी वस्तु पे, तो 10 क्या हो गया, 10 उस वस्तु के पर लगने वाले बल का परिमाण हो गया। अब किसी वस्तु का भार जो है ना, उसके पास परिमाण तो होगा ही होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, अंकीय मान तो होगा ही होगा। दूसरा, उसके साथ उसका दिशा भी होगा। दिशा कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी जो बल लगा रही है ना सभी वस्तुओं पर, वो कहाँ लगा रही है, नीचे की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की ओर बल लग रहा है, तो दिशा भी होगी उसका। पृथ्वी का जो भार हो गया उसके पास परिमाण भी हो गया, और उसका दिशा कहाँ हो गया, जो बल लग रहा है पृथ्वी के द्वारा हर वस्तु पर, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, तो उसका बल और जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो कैसे राशि होती है, सदिश। और जिसके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, द्रव्यमान के पास सिर्फ परिमाण होता है कि इस वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, 10 kg है, 15 kg है, इसके साथ दिशा नहीं होती, इसलिए ये अदिश राशि हो जाती है स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता नहीं है, जबकि किसी वस्तु का भार जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल सकता है। कैसे, देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान, देखिए अगर आपके पास कोई वस्तु है, उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे, यानी पृथ्वी के किसी भी स्थान पे, किसी भी कोने पे ले जाइए, आप उसको चंद्रमा पे लेके जाइए, उस वस्तु का द्रव्यमान जो है ना उतने का उतना ही रहेगा। द्रव्यमान का मतलब यानी कि ये वस्तु जो है ना जिस पदार्थ से मिलकर बनी है वो इसका द्रव्यमान है। अब ये पेन जो है ना, इसका जो द्रव्यमान, आप इसको चांद पे लेके जाओगे ना तो भी उतना ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जिस पदार्थ से मिलकर बना है वहाँ भी इसके अंदर ही रहेगा वो पदार्थ सारा का सारा, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान जो है ना फिक्स रहता है किसी भी वस्तु का। लेकिन जो भार है ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल सकता है। क्यों, भार क्या है, भार पृथ्वी के द्वारा लगाया जाने वाला बल, और वो बल अगर कम हो गया तो भार उस वस्तु का कम हो जाएगा, बल ज़्यादा हो गया तो उस वस्तु का जो भार है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो बल है पृथ्वी जो केंद्र की तरफ लगा रही है, यानी गुरुत्वीय बल है, वो ज़्यादा कहाँ होता है, हमने पिछले वीडियो में बात किया। जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के ध्रुव, पृथ्वी अंडाकार होती है इस तरह से, अंडाकार, और पृथ्वी के ध्रुवों पे जो है ना ध्रुव होते हैं, वहाँ पर गुरुत्वीय बल ज़्यादा लगता है स्टूडेंट, ठीक है। गुरुत्वीय बल ज़्यादा लगता है तो भार ज़्यादा, यहाँ ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर भार ज़्यादा होगा, जबकि आपका जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे भार जो है कम, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। और एक्चुअली बेसिकली है क्या, जो आपका बल है उसी को हम भार नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ बल कम लग रहा है वहाँ भार कम है, जहाँ बल ज़्यादा लग रहा है वहाँ भार क्या है, ज़्यादा। तो ये देखिए बदल सकता है। जैसे अगर आप उस वस्तु को चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो वहाँ तो भार और ज़्यादा कम लग रहा है, पृथ्वी के भार का 1/6 लग रहा है, यानी यहाँ किसी वस्तु का भार आप 60 kg मापते हो तो वहाँ उसका भार जो है 10 kg हो जाता है स्टूडेंट, 1/6 कम हो जाता है। तो आपका जो भार है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लास्ट देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जबकि किसी वस्तु का भार जो है वो शून्य हो सकता है। क्या मतलब हुआ, देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। अगर कोई वस्तु है, अगर बात कर रहे हैं हम कि कोई वस्तु है, इसका मतलब वो वस्तु जो है ना वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी है। अगर कोई वस्तु है तो वो ज़रूर किसी पदार्थ से मिलकर बनी है, और जितने पदार्थ से या जिस पदार्थ से मिलकर बनी है उसके अंदर उस पदार्थ की मात्रा कितनी है वो उसका द्रव्यमान हो जाता है स्टूडेंट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कोई वस्तु है और वो बिना किसी पदार्थ से बनी हो, ठीक है। तो इसलिए जो भी वस्तु, अगर वस्तु की बात करें ना, वस्तु है इसका मतलब वो वस्तु एक्चुअल में है और वो किसी पदार्थ से मिलकर बनी है, और उस पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहेंगे। इसलिए द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। दूसरी तरफ किसी वस्तु का जो भार है ना वो शून्य हो सकता है। भार शून्य कैसे हो सकता है, भार एक्चुअल में क्या है, बल है। अगर बल 0 हो जाए, बल शून्य हो जाए तो आपका भार भी क्या हो जाएगा उस वस्तु पर शून्य, यानी उस वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो 0 हो जाए तो आपका भार भी क्या हो जाएगा 0। यानी पृथ्वी जो बल लगा रही है वो अगर 0 हो जाए तो आपका भार भी क्या हो जाएगा 0। समझ रहे हो ना, यानी कि उस पर लगने वाला बल जो है कम ज़्यादा हो सकता है तो आपका भार भी बदल सकता है। अगर वो बल 0 तो भार भी 0। और वो बल 0 कहाँ होता है, जैसे पृथ्वी का केंद्र होता है, पृथ्वी के केंद्र से बल लग रहा है, अगर उस वस्तु को हम पृथ्वी के केंद्र तक ले जाएं तो वहाँ पे उस वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का भार जो है वो शून्य हो सकता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यानी कि आपका द्रव्यमान और भार के अंदर अंतर आप इस तरह से लिख सकते हो। अब एक बात करते हैं इंपॉर्टेंट, आपका 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार कितना होता है। अगर आपसे पूछे कोई 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है तो उसका भार कितना होगा,
ठीक है। भार का मतलब वो पृथ्वी के केंद्र की ओर कितने बल से आकर्षित हो रही है उसको भार कहेंगे। यानी कि अगर आपके पास 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि 1 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो वो नीचे की तरफ कितना बल लगा रही है, यानी उसका भार कितना है। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी बल इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। और हमें पता अगर हम पृथ्वी के ऊपर है और वस्तु हमने किसका पता करना है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी m की जगह हम लिख दें वस्तु का द्रव्यमान 1 किलो दिया हुआ है, पृथ्वी पर है, इसका मतलब a का वैल्यू यानी कि त्वरण कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण लेंगे हम, वैल्यू रख दिया 9.8। इसके बाद इन दोनों की दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगा 9.8 न्यूटन, यानी कि फोर्स हमारे पास आ गया 9.8 न्यूटन। ये फोर्स क्या है? ये फोर्स है उस वस्तु का बल। क्यों? उस वस्तु पर एक बल लग रहा है पृथ्वी के केंद्र की, और वो बल कितना लग रहा है 9.8 न्यूटन लग रहा है। और वो जो बल लग रहा है ना, पृथ्वी जो बल लगा रही है अपने केंद्र की, और पृथ्वी जो उसको आकर्षित कर रही है एक बल के द्वारा, वो बल इतना है। और उस बल को ही हम क्या कहते हैं? उस वस्तु का भार। इसलिए ये जो भार हो गया वस्तु का W, वो किसके बराबर आ गया? इस पर लगने वाले बल के बराबर आ गया, यानी 9.8 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा अगर आपके पास 1 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु है, 1 kg द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है, तो उसका जो भार है वो 9.8 न्यूटन होता है। यानी कि अगर आप दुकानदार से 1 किलो द्रव्यमान का सामान लेते हैं, 1 किलो द्रव्यमान सामान को लेके आप अपने फिंगर्स में पकड़िए अच्छे से, तो ये जो है ना अपने फिंगर्स पे नीचे की तरफ बल लगा रहा है, और ये जो बल है ना वो कितना है 9.8 न्यूटन। समझ रहे हो ना? 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को आप पकड़ के देखिए, वो वस्तु आप के जो आपने अगर उसको अपने फिंगर्स से होल्ड करके रखा है, तो फिंगर्स पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ एक बल लगा रही है, वो जो बल है उस वस्तु का भार है। और वो बल कितना लगा रही है? 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है तो वो 9.8 न्यूटन बल लगा रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये होता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।